नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल का ये लाइव सेशन। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनीष जैन मौजूद हैं जो मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। आज कोरोना वायरस इतना भ्रामक रूप ले चुका है, इतना विकराल रूप कोरोना वायरस ने ले लिया है जिसकी स्थिति शायद हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इस बीच डॉक्टर मनीष जैन जो सागर शहर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मनीष जैन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। सर, जो एक सबसे बड़ी समस्या कोविड में आ रही है कि हमें पॉजिटिव होने के बाद इसको किस तरह डील करना है, यदि घर पर ही हैं, यदि माइल्ड सिम्टम्स है, तो आपके कुछ सजेशंस होंगे इस पे, तो आप बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो इसमें बीमारी से ज़्यादा भ्रांतियाँ ज़्यादा चल रही हैं, स्पेशली जैसे जब वो पेशेंट हमारे पास तक आता है, एक बहुत सारे ऐसे वायरल मैसेज चलते हैं, बहुत सारी टैबलेट खा के आता है, व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे मैसेज सर्कुलेट होते रहते हैं। तो जब तक वो एक्चुअल में डॉक्टर के पास पहुंचता रहता है तब तक वो उसके दिमाग में जितनी भी दवाई होती है, जहाँ जहाँ से उसको मैसेज आ पाती है, वो सब दवाई खा के आ जाता है। एक्चुअल में जैसे ही आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, सिम्टम्स सिंपल से फ्लू जैसे होते हैं, जैसे कि आपको बुखार आना, सर्दी होना, बदन दर्द होना, सिंपल जो लक्षण है सिंपल फ्लू जैसे रहेंगे। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको कुछ ऐसे लक्षण लग रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रॉपरली बहुत सारे डेडिकेटेड गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर बना रखे, टेस्टिंग सेंटर बना रखे, डेडिकेटेड फीवर क्लिनिक चला रहे हैं कि जहाँ जिनको फीवर आ रहा है तो वहाँ पे जाके दिखाना है। तो सबसे पहले तो आप जो कुछ भी जो दवाई हैं वो दवाई शुरू ना करके आप सबसे पहले जाके वहाँ पे जो डेडिकेटेड फीवर क्लिनिक है वहाँ जाएँ। तो वहाँ पे ज़रूरत लगती है अगर डॉक्टर्स को, वहाँ पे सभी जगह डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनको लगती है तो वो टेस्ट कराएंगे करके और वहाँ से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा भ्रामक तथ्य जो हमारे समाज में फैल गया है कि आज ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। कोरोना की फर्स्ट वेव में जब पिछले साल ऐसा हुआ था तब इतना कुछ नहीं था, तब अर्बन एरिया ही पकड़ा जा रहा था, लेकिन आज रूरल एरिया सबसे ज़्यादा चपेट में है। और आज रूरल एरिया में यदि मैं ग्राउंड सर्वे की बात करूं तो ग्राउंड सर्वे में लोग ये बोल देते हैं कि यदि उनको नॉर्मल फ्लू है या नॉर्मल सर्दी जुकाम है तो वो बस उतना ही कह के चला देते हैं, जबकि वो उनको कोरोना होता है, कह रहे नॉर्मल। इस वजह से सबसे ज़्यादा जाने आज ग्रामीण क्षेत्रों से जा रही है। तो आपका सर इस पर क्या सजेशन है? बिल्कुल, जो कोविड 1 और कोविड 2 में बेसिक डिफरेंस सबसे ज़्यादा यही आ रहा है कि कोविड 1 में जैसे आप भी बता रहे हैं, कोविड 1 में ऐसा ग्रामीण रूरल एरिया में इतना ज़्यादा इसका इंसिडेंस नहीं था, इतने सारे केस नहीं निकल रहे थे। लेकिन अभी सभी पूरा तब लॉकडाउन वगैरह भी था, अब लॉकडाउन वगैरह सब खत्म होने से, सब लॉकडाउन वगैरह के अलग फॉर्म में होने से सब जगह पे, चाहे ग्रामीण लेवल पे, हर जगह पे सेम मात्रा में सब जगह पे कोविड हो रहा है। दूसरा एक चीज़ और देखने में आता है कि जो ग्रामीण मेरा भी जो परिवेश है वो ग्रामीण परिवेश है। मैं अपने गाँव जाता हूँ बीच में जब भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो सब इकट्ठे, मतलब वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई मास्क का उपयोग नहीं है। तो अगर एक गाँव में अगर एक पेशेंट पॉजिटिव आता है तो ऐसे देखने में आ रहा है बहुत सारे गांव में कि फिर इकट्ठे वहाँ पे 100-150 पेशेंट फीवर से ग्रसित हो जाते हैं या कॉमन फ्लू सिम्टम से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो मास्क का वो उपयोग कर रहे हैं, मास्क के उपयोग के साथ साथ वो ऑलमोस्ट सभी जन गैदर्ड होते, इकट्ठे होकर बैठे रहते हैं, या तो वो ताश खेल रहे हैं बैठ के, या मान लो खेती के काम हो रहे हैं तो भी वो इकट्ठे होकर रहे हैं। महिलाओं में भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी जगह जॉइंट फैमिली है, बहुत सारी जगह पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब जगह पान के ठेलों पे इकट्ठे हो रहे हैं। लॉकडाउन का प्रभाव शहरों में अपन यहाँ पे देखते हैं, मास्क का प्रभाव, या जो अपनी एजुकेशन अपन ने जो बहुत सारी एजुकेशन ड्राइव्स चला रखी वो शहरों तक सीमित है। गांव में ना तो दुकानें बंद हैं, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क का यूज है, तो वो ज़्यादा प्रॉन है या उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें कोविड से वो इन्फेक्टेड होने की उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा, यहाँ पे तो लोगों में अपन जो भ्रांतियाँ हैं उनको निकालने में बहुत सारे काम कर पाते हैं, वहाँ पे वो भ्रांतियाँ ही पाले हैं। उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ज़बरदस्ती टेस्ट कराने में पॉजिटिव आ जाते हैं। दूसरा, वहाँ पे विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेफिनेटली अपने यहाँ कम है, तो कहीं वो मोतीझरा बिडाल टेस्ट करा लिया तो बिडाल पॉजिटिव आ गया तो उनको लगने लगता है हमें मोतीझरा है, जबकि एक्चुअल में रहता वो कोविड है। और जब तक वो प्रेजेंट करते हैं, जब तक वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास आते हैं, तब तक 1 हफ्ते 10 दिन निकल जाते हैं, और जो अपना सबसे ज़्यादा काम करने का जो टाइम रहता है या जो ट्रीटमेंट करने का जो टाइम रहता है वो कहीं ना कहीं से अपना मिस हो जाता है। 8-10 दिन बाद वो तब तक निमोनिया के फॉर्म में या लंग इन्वॉल्वमेंट के फॉर्म में वो डेवलप हो जाता है। तो जो गांव में जो लोगों की भ्रांतियां हैं, या जो गांव में लोगों की जागरूकता है कि वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कोविड 2 में बहुत ज़्यादा बढ़ के आई हैं। और पेशेंट मैक्सिमम अगर डेथ का अपन देखें
वो डेथ भी होने के बाद प्रॉपर किसी को डेथ के कारण से भी उनको ऐसे लगता है, सोशल स्टिग्मा इतना है कि अगर कहीं पता पड़ जाएगा कि हमारे यहाँ कोविड कोई पॉजिटिव आ गया है या कोविड डेथ हो गई है, तो वो चीज़ें इतनी बचा के रखते हैं कि वो किसी को सोई नहीं होने देते, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं और आगे बढ़ के आती हैं और परेशानी पैदा करती। सर एक चीज़ और देखी है मैंने, जो वैक्सीनेशन, सारे एक जगह पे क्वेश्चन आके रुक जाता है कि वैक्सीनेशन, आज वैक्सीन की शॉर्टेज भी एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 137 करोड़ है। इतने जल्दी इतनी वैक्सीन उपलब्ध करा पाना एक सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार को काम जल्दी से जल्दी करना चाहिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा एक तथ्य आके, सबसे बड़ा प्रश्न आके उठ जाता है कि मान ले कोई यदि कोविड पॉजिटिव है और उसी जब वो नेगेटिव हुआ, उसके उस हफ्ते या 2 हफ्ते के दौरान यदि वो वैक्सीन करा लेता है तो कोई नुकसान है, या फिर वैक्सीनेशन के लिए कोविड पेशेंट जो नेगेटिव हुआ है उसके लिए कोई टाइम लिमिट होती है कि बाद इतने दिन बाद वो वैक्सीन लगवाए? बेसिकली इन पे कुछ भारत सरकार ने, ICMR ने कुछ ऐसे डायरेक्टिव और सजेस्ट करे हैं, कुछ एडवाइजरी उन्होंने करी है कि जैसे जिसको फीवर वगैरह आ रहा है, फीवर या सर्दी खांसी के जिसको सिम्टम्स हैं, तो उसको फिर वैक्सीनेशन अभी नहीं कराना है, उसको इन बिटवीन वैक्सीनेशन नहीं कराना है। और आपके जब सिम्टम्स आए थे उसके 4 से 8 वीक बाद कराने हैं, या इवन आप पॉजिटिव आए हैं तो उसके 8 हफ्ते बाद आपको वैक्सीनेशन, 2 महीने लगभग 2 महीने, लगभग में 2 महीने। जैसे मान लो आप 1 अप्रैल को आप पॉजिटिव आए, या 1 अप्रैल को आपको फीवर शुरू हुआ, फीवर सर्दी खांसी हुआ, आपने जांच कराई, आप पॉजिटिव नेगेटिव आए, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको 1 अप्रैल के फिर 4 से 8 हफ्ते, मतलब ऑलमोस्ट 1 जून के बाद ही कराएं। 1 जून के बाद आप वैक्सीनेशन कराएं, इन बिटवीन आपको फिर वैक्सीनेशन नहीं कराना है। दूसरा एक चीज़ और मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों में मन में भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीनेशन से बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। डेफिनेटली ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई वैक्सीनेशन से पॉजिटिव आ रहा है। 2 वैक्सीन हमारे भारत में प्रचलित हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। सर एफिकेसी को लेके बड़े सवाल आते हैं, कोई कहता है कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है, हर वेरिएंट को मार रही है, एक कहता है कि कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है जो कोरोना के हर वेरिएंट को मार रही है। तो आपका क्या सजेशन है कि दोनों में से कौन सी अच्छी है? अभी तीसरी तो स्पुतनिक भी आनी है। बेसिकली इनकी दोनों की मतलब मेडिकल फील्ड या स्पेशली एलोपैथी जो चलती है पूरी ट्रायल बेसिस पे चलती है, कि दोनों के ऐसे कोई हेड टू हेड ट्रायल नहीं है कोई कोवैक्सीन या कोविशील्ड की। तो डेफिनेटली एक को अच्छा बताना, दूसरे को गलत बताना, ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो उनके डाटा आए हैं, जो उनके प्रीवियस डाटा हैं, जो कोविशील्ड है ये अब्रॉड कोवैक्सीन, भारतीय स्वदेशी वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हाँ, जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप करी, तो उनके जो डाटा हैं कि ये 2nd डोज के बाद में ऑलमोस्ट 80% तक प्रोटेक्टिव है करके। कोवैक्सीन के जो डाटा हैं, जो अपन को मिले हैं कोवैक्सीन के डाटा, उसमें 90% तक प्रोटेक्शन है। और मेरे हिसाब से जो मेरा खुद का जो पर्सनल वो है, मुझे तो कोविशील्ड लगी है, लेकिन मेरे जो पर्सनल खुद के बिलीव हैं ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हैं, उनमें ऐसे कोई बहुत डिफरेंस ऐसा सच नहीं है। वैक्सीन के बाद भी आपको प्रोटेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना मास्क के आप घूमने लगे या कुछ ऐसा होने लगा। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर मनीष जैन का इस पूरे कोरोना वायरस को लेकर आम जनता तक क्या सजेशंस, क्या पॉइंट्स होंगे जो लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो बात करूँगा कि बचना कैसे है। बचने में मैं जो सबसे कारगर चीज़ है, जो मैं खुद भी अपनाता हूँ, या जो सबसे मेजर चीज़ है, वो है मास्क। मास्क से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है करके। और मास्क क्या है कि जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मास्क लगा तो रहे हैं या लोग जेबों में रख रहे हैं, जैसे मैंने जेब में रख रखा है करके। नहीं, आपका तो इंटरव्यू था, वो तो एक अलग बात है। तो मास्क क्या है कि जैसे आप मास्क लगा रहे हैं, बेसिकली क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि जैसे कोई भी ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी होती है जब अपन बात कर रहे हैं, जो ड्रॉपलेट जो निकलते हैं वो बात करते टाइम होते हैं। होता क्या है कि जैसे आदमी ने मास्क लगा भी रखा है, मान लो ऐसे मास्क लगा रखा है, अब उसको जैसे किसी को बात करनी है तो वो ऐसे करके बात करेगा। बेसिकली सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी तभी है जब आपने मास्क नीचे किया। मास्क बहुत प्रॉपरली लगाना है, जैसे मैंने ये मास्क लगा रखा है, मास्क ऐसे नहीं लगाना है कि नाक के नीचे है, इसकी कोई इफेक्टिविटी नहीं है। मास्क आपको फुल्ली कवर्ड मास्क लगाना है, ये पूरा आप कवर्ड रहे। मास्क ज़रूरी नहीं कि आप N95 पहने, सिंपल जो ट्रिपल लेयर मास्क है, इवन सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क भी नहीं है तो आप अपना जो गमछा है या महिलाएं जो दुपट्टा लेती हैं वो ही अच्छे से पहने। लेकिन जब आपने किसी को बांधा है तो कम से कम उसमें एयर टाइट ऐसे होना चाहिए कि जब आप बात करें तो उसमें मतलब आप उसको फुलाएं तो उसमें गुब्बारा फूले, तब तो उसकी इफेक्टिविटी है। अगर कोई यहाँ से हवा निकल रही, यहाँ से हवा निकल रही, यहाँ से हवा जा रही, वो जा रही, तो इसकी फिर इफेक्टिविटी कुछ नहीं कहलाती। मास्क बात करते टाइम तो बिल्कुल नीचे नहीं करना। कभी भी पब्लिक प्लेसेस में आप जा रहे हैं बिना मास्क के नहीं जाना। मेरे पूरा एक्सपीरियंस में इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो पॉइंट है वो मास्क है।
सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग भारत जैसे देश भारत में। जैसे देश में। मतलब अपन खुद देखें, जैसे कि मैं खुद एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं सब्जी लेने के लिए गया हूँ, सब्जी लेने के लिए 6 लोग खड़े हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले मैं उनको सबको 6-6 फुट के अंतर में अरेंज करूँगा। मतलब लोग या तो मुझे गाली देने लगेंगे या वो सब्जी वाला भी मुझे मना कर देगा कि भाई तुम सब्जी मत लो करके। तो सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली प्रैक्टिकली, मतलब अगर आइडियली थ्योरेटिकली देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है दूर दूर रहना। लेकिन अगर अपन धरातल में जाएँ या अपन प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंसिंग उतनी पॉसिबल नहीं होती। दो ही चीज़ें बस अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं या सीखते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क। लेकिन मुझे फिर भी अगर दोनों में कंपैरिजन करने को बोला जाए तो सबसे मेन चीज़ है मास्क। आप खुद बच सकते हो, आप ऐसे लोगों को लाइन से नहीं लगा सकते। वो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद या इन चीज़ों की जड़ ज़्यादा बन जाती है। या तो आप पब्लिक प्लेस में जाने से बचें कि आपको पब्लिक प्लेस में कम से कम आपको यूज करना पड़े, या फिर आप जा रहे हैं तो फुल्ली प्रोटेक्टेड होकर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मास्क के ऊपर है। दूसरा, ये तो अपने प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के पॉइंट हो गए। दूसरा मेरा जो ये है कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, छुपाएं नहीं, छुपाने से कुछ नहीं हो रहा। छुपाने से आप अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, आप अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, आप अपने मोहल्ले को, आप अपनी समाज को, आप अपने रिश्तेदारों को वो डालें। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ऑनेस्टी से आप उसका इलाज कराएं, ऑनेस्टी से उसकी जांच कराएं। ये चीज़ें ऐसा देखा जाए तो बाकी डिसीज़ इतनी सारी बीमारियां होती हैं, उसके कंपेयर में अगर कोरोना के लिए बीमारी का अगर कंपेयर किया जाए तो मॉर्टलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मॉर्टलिटी वाइज इतनी ज़्यादा नहीं है, बशर्ते अपन अपनी ईमानदारी से समय से इलाज कराएं। तो पेशेंट बचते हैं, सभी बचते हैं, मैक्सिमम बचते हैं, लेकिन वो जो समय से अस्पताल आ जाते हैं, समय से दिखा लेते हैं, समय से मेडिसिन ले लेते हैं। सर, आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा, एक रेमडेसिविर और हॉस्पिटल की ज़रूरत कब है पेशेंट को, हाँ, के बारे में ये एक बड़ा भ्रामक तथ्य है सर कि पर्सनली मैं ही जानता हूँ कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी एडमिट हुआ, अंडर ऑब्जर्वेशन में थे, पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि रेमडेसिविर की व्यवस्था हो जाएगी। मतलब ये कैसे और ये कहाँ से ये खबरें आ रही हैं लोगों के माध्यम में? बेसिकली क्या है कि थोड़ी सी एक जनमानस में एक वो रहती है, मेरे ख्याल में हर जगह पूरे वर्ल्ड वाइड से जनमानस में रहती है कि जो चीज़ कम है, मतलब वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें बहुत बड़ी हो गई, या वो तो चाहिए। जो चीज़ें इजीली आपको अवेलेबल हो जाएं उसकी उतनी आपको इच्छा नहीं होगी। जो चीज़ें जैसे पता पड़ गया कि शॉर्टेज हो गई, कल अगर पता पड़ जाए अपन को कि टमाटर जो है कम है और टमाटर कल से 50 रुपये किलो हो जाएंगे, अननेसेसरी अपन 20 किलो टमाटर खरीद के रख लेंगे जो कि 5 दिन में सड़ के फेंक जाएंगे कभी। ये हम भारतीयों की आदत है स्टॉक करने की। ये सर मैंने एक स्टडी भी पढ़ी थी चाइना के मामले में कि यदि चाइना, जैसे हम अभी सबसे ज़्यादा गाली किसी देश को दे रहे हैं तो वो चाइना है, लेकिन चाइना की एक स्टडी में ये आया था कि यदि चाइना में कोई चीज़ महंगी होती है तो वहाँ के लोगों से खाना बंद कर देते हैं, खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे होता ये है कि डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई अपने आप भरपूर हो जाती है। भारत में क्या होता है कि जिस चीज़ की डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो लोग इतना ज़्यादा उसको डिमांड करेंगे कि वो महंगी हो गई, अननेसेसरी ब्लैक मनी उससे आएगी, ब्लैक में जनरेट हो गई। तो ये भारतीयों की एक दिक्कत है जिसका मैं, जैसा सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन मरीज़ों के लिए लोग चाहते हैं कि हमारे घर में रेमडेसिविर रखी रहे, 5-6-7 ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे घर में होने चाहिए। उस ऑक्सीजन सिलेंडर से आपका कुछ होगा भी नहीं जब तक आपको डॉक्टर कंसल्ट नहीं करेंगे। तो ये थे एक और सर इसमें कि ये बेसिकली कब इसकी नीड है? इसकी रेमडेसिविर के लिए जो गाइडलाइन है या जो वो है कि रेमडेसिविर सच, ये सब इन पे बहुत डायरेक्ट ऐसे बहुत स्टडी नहीं है रेमडेसिविर के ऊपर भी कि कोई बहुत ही प्रूवन एंटीवायरल थेरेपी हो, ऐसा नहीं क्या है। सच एंटीवायरल या कोई भी वायरल थेरेपी कुछ ऐसे आज तक बनी नहीं। जैसे मान लो मलेरिया पे इतना काम हुआ है, टीबी पे इतना काम हुआ कि बहुत सारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं जो इफेक्टिव होती है टीबी में, एंटी मलेरियल ड्रग होती हैं कि जो मलेरिया पे इफेक्टिव होती, बैक्टीरिया को ख़त्म करने की बहुत सारी एंटीबायोटिक होती, लेकिन ऐसा एंटीवायरल इतनी कोई इफेक्टिव नहीं होती कि जो पर्टिकुलर कोई वायरस के ऊपर काम करे। तो सबसे पहले अब इस पर जो भी उसके प्रोटीन के अकॉर्डिंग या मैकेनिज्म में मैं नहीं जाना चाहूँगा, उसके अकॉर्डिंग ये सूट लगती है, थ्योरेटिकली ठीक लगती है कि एंटीवायरल ड्रग्स है, एंटीवायरल ड्रग की ग्रुप की दवाई है। लेकिन इसका अगर देखा जाए कि क्लिनिकली सबसे ज़्यादा फ़ायदा कब है, क्लिनिकली इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आप सिम्टम्स जब आप क्या हैं, सिम्टम्स मतलब सिंपल बुखार नहीं, यानी कि आप माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट हैं। माइल्ड टू मॉडरेट मतलब आपके सीटी स्कैन में चेंजेस आए हैं। सर कितना सीटी स्कोर होना चाहिए कि इंसान एडमिट हो? सीटी स्कोर जैसे सीटी स्कोर से डायरेक्ट एडमिशन का रिलेशन नहीं रहता, मतलब एडमिशन के लिए क्राइटेरिया है कि आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह कितना है। तो अपन सीटी स्कैन ना हट बोल के एक बार अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन से ही रेमडेसिविर का अगर इंडिकेशन देखें
कि रेमडेसिविर की यूज जब है कि जब आपका सीटी आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 से कम आ रहा है, आपको सिम्टम्स हैं ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स हैं, और आपकी जो ड्यूरेशन है सिम्टम्स की ड्यूरेशन है वो 1 वीक के अंदर है। आप 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लगाएंगे तो ऐसा जिसका रेमडेसिविर का कोई यूज नहीं है करके, क्योंकि इसकी जैसे कोई भी कोविड की है, कोविड की पैथोलॉजिकली 2 फेज़ रहती है। एक होती है वायरीमिया कहलाता है, मतलब जब वो वायरस जो है वो ग्रोथ करता है करके। दूसरी फेज़ कहलाती है इन्फ्लामेटरी फेज़, कि वायरस के ग्रोथ के बाद जो डैमेज होना रहता है तो उसमें जैसे लंग में निमोनिया हो गया वो इन्फ्लामेटरी फेज़ में होता है। तो वायरीमिया वाली फेज़ में जब वायरस की ग्रोथ ज़्यादा होनी है वो फर्स्ट वीक कहलाती है करके। तो आपको जो इन्फेक्शन हुआ फर्स्ट वीक के अंदर आपको सिम्टम्स आए, फर्स्ट वीक के अंदर आपका सेचुरेशन 94 से नीचे गया, तो डेफिनेटली आप रेमडेसिविर का आपको इंडिकेशन है, आप रेमडेसिविर लगाएं। लेकिन दूसरा कि जो आप बहुत ही सीवियर कि अब आपका सेचुरेशन 50-60 हो गया है, 70 हो रहा है करके, आपकी 10 दिन से ज़्यादा की हिस्ट्री है, 10 दिन पहले फीवर आया था, यही लोग सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं और उनमें रेमडेसिविर का कोई यूज नहीं। पैनिक सबसे ज़्यादा आदमी तभी करता है जब वो सीरियस होने लगता है कि हमें रेमडेसिविर लग जाए, लेकिन ऐसे पेशेंटों में रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत सारे सीवियर पेशेंट में, जो सीवियर पेशेंट है कि जिनका लंग इन्वॉल्वमेंट, अगर जैसे सीटी स्कैन वाइज बात करें तो लंग इन्वॉल्वमेंट जिनका मोर देन 50% है, 12-14 से ज़्यादा स्कोर आ रहा, 16 से ज़्यादा स्कोर आ रहा, जिनको 10 दिन से ज़्यादा हो गए, उनमें ऐसा रेमडेसिविर का डायरेक्ट देने में कोई बेनिफिट नहीं होता। एक और बड़ा सवाल थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, हॉस्पिटल की नीड कब है पॉजिटिव आने पर? ये घर में रहकर भी लोग ठीक होते हैं और हज़ारों लाखों लोग ठीक हुए हैं, तो हर लोग हॉस्पिटल भागने लगते हैं, पॉजिटिव आते हैं और सबसे पहले वो ये जुगाड़ करते हैं कि बेड मिल जाए। हॉस्पिटल की नीड तभी है, हॉस्पिटल की नीड तभी है जब आपका सेचुरेशन ड्रॉप होता है। सेचुरेशन आपका 94 के नीचे आ रहा है, आपकी रेस्पिरेटरी सांस लेने की दर है अगर वो 24 के ऊपर आ रही है। मैक्सिमम जो इसमें पूरे कोविड में सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ऑक्सीजन है, SpO2 जिसको अपन को बोलते हैं। अगर सेचुरेशन कम होता है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। जितने भी पेशेंट होते हैं वो 80% पेशेंट घर पे रह के ठीक हो सकते हैं, 80% पेशेंट से 20% पेशेंट को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें थोड़े से जो पहले के जो कोविड में जैसे अपन ने ड्राइव चलाई है कि जितने पेशेंट पॉजिटिव आते थे सबको अपन हॉस्पिटलाइज करते थे, तो लोगों में अभी भी भ्रांति है वैसे ही। और जब से लोगों को पता लगा है कि ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, बेड की कमी है, तो पेशेंट एक बार भर्ती होने के बाद वो छोड़ना भी नहीं चाहता। वो एक बार भर्ती होने के बाद यदि छोड़ दिया तो पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं। हाँ। दूसरी सबसे मतलब हॉस्पिटल सेटअप में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये जा रही है, पेशेंट ठीक होने के बाद बार बार उसको बोलने के बाद भी, इवन सिर्फ टैबलेट पे है, उसका सेचुरेशन चलाने के बाद 95-96 भी आ रहा, तो वो हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहता। तो मैं इस आपके इस सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू एक भी मैसेज मतलब जिनके परिजन एडमिट है उनके लिए भी देना चाहता हूँ। अगर आपका पेशेंट स्टेबल है, चलने के बाद उसकी ऑक्सीजन ठीक आ रही है, रूम एयर पे बैठने में भी उसकी ऑक्सीजन ठीक आ रही है, तो अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन या अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपसे ज़्यादा ज़रूरी और भी लोग कतार में हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरी है करके। तो ऐसी भ्रांतियाँ भी ना पालें कि हम 10 दिन ही रह के जाएंगे करके, आप 10 दिन के बाद ही जाएंगे यहाँ से। ये भी एक हॉस्पिटल में डे बाई डे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली बेड वैकेंट करने में। चलिए एक और अभी हमारे इसमें जुड़ गए हैं लाइव में मयंक जैन जी पूछ रहे हैं, अगर सिम्टम्स हैं तो क्या अभी वैक्सीन ले सकते हैं? वैसे इस पर चर्चा कर आप चुके हैं आप, लेकिन फिर भी इनका ये नहीं, सिम्टम्स है, मैंने पहले भी जैसे बताया, सिम्टम्स है तो आपको नहीं लेना है, वैक्सीन नहीं लेना है। ये सिम्टम्स रिजॉल्व होने के 8 वीक बाद आपको लेना है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष जैन जो सागर BMC में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो ऐसी तमाम भ्रामक खबरें, हॉस्पिटल, मास्क, जो सर ने बताया कि सबसे ज़्यादा इस कोविड में आपको प्रोटेक्शन रखेगा, प्रोटेक्शन देगा, तो वो है मास्क। तो मास्क लगाए रखें, घर से कम निकले, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकले और बाकी सारी चीज़ें भी फॉलो करें। और ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ और न्यूज़ के लिए बने रहें बुंदेली हलचल पर। धन्यवाद।